हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। हम आपके लिए फिर से आपके असाइनमेंट का डिटेल एनालिसिस लेकर के आए हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि सारे असाइनमेंट्स बना करके अपने चैनल पर अपलोड करें ताकि आपको वो टाइम से मिल सकें और आप उन्हें देख करके अपना काम पूरा कर सकें। आज 30 दिसंबर है 2020 और आज ही शाम को आपके सीजी गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर आपके क्लास 10th के दिसंबर महीने के सारे असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं। क्लास 12th के भी असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप में से जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं और सारे असाइनमेंट्स वहाँ से डाउनलोड करके उनके आंसर्स नोट कर सकते हैं। असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप चाहें तो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 10 क्लास 12 दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से आपका असाइनमेंट नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 10th डिटेल एनालिसिस लेकर के आपके लिए आया हूँ। जिस तरह हमने पिछले सभी महीनों के असाइनमेंट्स के डिटेल एनालिसिस किए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का, तो इस बार भी हम दिसंबर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का जो असाइनमेंट आया है उसका भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपके सामने उसको हम बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे। मेरा मकसद ये है कि मैथ्स का जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप खाली देख करके लिखिए नहीं और लिख करके उसे सिर्फ सबमिट नहीं करिए, बल्कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। क्योंकि अगर भविष्य में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, जो कि 90% चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, तो फिर जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में गवर्नमेंट आपको भेज रही है वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे और मे बी 70% 80% क्वेश्चंस फिर यहीं से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को कम से कम प्रैक्टिस में लाना है और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी चीज़ें भले आप कम प्रैक्टिस करें बाकी के क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यही हमारा टारगेट है, इसीलिए हम मैथ्स का डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। अदरवाइज हम भी चाहते तो कॉपी में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह मैथ्स का भी आपको बना के आपको दे देते, आप खाली उसको छाप के लिख लेते और अपने स्कूल में सबमिट कर देते, आपका काम हो जाता। लेकिन आपके फ्यूचर में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, आपका नॉलेज जिसकी वजह से मजबूत होने वाला है, वो सारी चीज़ें रह जाती। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप हमारी वीडियोस को शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिए और जितने स्टेप्स मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, उनके स्टेप्स देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, उनको सीखने की कोशिश करिए और मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाए, यही हम चाहते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले फेमस सा डायलॉग कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और हर बच्चा इससे फ़ायदा हासिल कर सके। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स के लिंक आपको दे दूं ताकि आप अप टू डेट रहें और सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट आपको यहीं से मिल जाएं। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए, ठीक है। इसके अलावा क्लास 9th और क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का जो कि सीजी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आपको लगभग क्लास 10th के सारे वीडियोस मिलेंगे। अबाउट 243 वीडियो क्लास 10 सीजी बोर्ड मैथमेटिक्स के बन गए हैं, जो कि अब थोड़े वीडियो रह गए हैं अपलोड करने के लिए, वो भी टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएंगे आपके बोर्ड से पहले। लेकिन जितनी अपलोड हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखिए, सारे एग्जाम्पल बनाइए, सारे एक्सरसाइज बनाइए, ट्राई दिस बनाइए और अपने नॉलेज को अच्छा बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं डिटेल एनालिसिस का। आपका जो अभी पेपर आया है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो आए हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो असाइनमेंट नंबर 4 आया है मैथमेटिक्स का दिसंबर महीने के लिए, जिसे आप अगले महीने जनवरी में 10 तारीख के अंदर अपने स्कूल में सबमिट करेंगे और ये आपके लिए नया साल होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से करेंगे। तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर। कमेंट करके ज़रूर आप भी मेरे इस छोटे से
सेंटेंस का जवाब दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर के रिगार्ड में, कमेंट करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 4 मैथमेटिक्स का। तो इसमें जो है 3 चैप्टर से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपका ये है चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। 11वां चैप्टर जो है वो है सिमिलैरिटीज इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, 12वां चैप्टर है हमारा सर्कल एंड टेंजेंट्स और 13वां चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इन 3 चैप्टरों से आपके असाइनमेंट नंबर 4 के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसमें जो 11वां चैप्टर है हमारा सिमिलैरिटीज इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, इससे 2 क्वेश्चंस बनाए गए हैं और दोनों क्वेश्चन ना तो एग्जाम्पल से आए हैं ना किसी एक्सरसाइज से आए हैं, बल्कि थ्योरम पूछे गए हैं 2। एक बड़ा फेमस थ्योरम है जो हर साल में भी 1 साल 2 साल गैप करके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 है, पहला थ्योरम थेल्स थ्योरम, वो आ गया है, ठीक है जी। उसको आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहला थ्योरम आपसे पूछा गया है। दूसरा 11वें चैप्टर से ही दूसरा थ्योरम पूछा गया है, थ्योरम नंबर 9, 9वां थ्योरम, जिसका नाम है आपका पाइथागोरस थ्योरम। उसका प्रूफ भी पूछ दिया गया है। तो इस बार 11वें चैप्टर से सिर्फ 2 थ्योरम पूछे गए हैं और बाकी कोई भी चीज़ नहीं पूछी गई है। इसके बाद हम आते हैं 12वें चैप्टर में सर्कल एंड टेंजेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो 7वां एग्जाम्पल जो कि एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया है असाइनमेंट में, तो याद रखिए एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक थ्योरम और पूछा गया है आपके 12वें चैप्टर से, जो कि टेंजेंट के ऊपर बेस्ड है, जो आपको लास्ट में मिलेगा। थ्योरम नंबर 12वां होगा शायद, 11वां 12वां, मैं अभी आपको बताता हूं डिटेल से। 12वां थ्योरम में मेरे ख्याल से वो थ्योरम पूछा गया है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर हो जाता है, वो प्रूव करने के लिए। वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे आपको यूज भी होना है। अब हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन आपके हो गए 11वें चैप्टर से, 2 क्वेश्चन हो गए 12वें चैप्टर से, एक क्वेश्चन पूछा गया है 13वें चैप्टर से, कंस्ट्रक्शन के चैप्टर से। और वो क्वेश्चन है सर्कल बनाने का, यानी एक ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जाती है, बाहर, उसको सर्कल बोलते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन करना है, उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, ये ना तो एग्जाम्पल से आया है, ना एक्सरसाइज से आया है, ना किसी थ्योरम से आया है। ये आपका पूछा गया है ट्राई दिस से, ठीक है। एक्सरसाइज 3 से जस्ट ऊपर एक ट्राई दिस दिया हुआ है, जिसमें एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसका सेकंड क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया गया है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ट्राई दिस के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से असाइनमेंट नंबर 4 में आपके मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन आपके 11 और 12 चैप्टर से और एक क्वेश्चन 13 चैप्टर से पूछा गया है। अब हम उसकी डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अब आपको एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन बताऊं, मैंने कुछ दिन पहले आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना करके अपलोड किया है, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन कट गया है, कौन सा टॉपिक हट गया है और कौन सा टॉपिक आना है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको भी आप देखिए और देख करके ये कंफर्म हो जाइए कि आपके सिलेबस में से क्या क्या कट चुका है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें इस बार पूछी जाएंगी। मैंने उस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें आपके असाइनमेंट में आ रहा है क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप कैसे कंफर्म हो कि ये टॉपिक हट गया है, ये नहीं आएगा, आ गया तो। अरे भैया, आप cgbsc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर आप अपना सिलेबस चेक करिए। इस सिलेबस को देखिए जो अभी आया है रिड्यूस्ड, और अपने बुक के फ्रंट पेज में देखिए जो सिलेबस दिया रहता है, उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं और कौन कौन से बचे हैं। मैंने वो पूरा एनालिसिस करके वो वीडियो बनाया है। इसके अलावा मैथ्स के अलावा अगर आप साइंस का, सोशल साइंस का और दूसरे सब्जेक्ट का भी अगर चाहते हैं कि मैं रिड्यूस सिलेबस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि साइंस पर, सोशल साइंस पर, सोशल स्टडी पर मैं रिड्यूस सिलेबस का एक वीडियो बना करके अपलोड करूं और वहां पर हम आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे कि देख लो भाई कहां से हमको पता चलता है कि ये टॉपिक कट गया है, ये टॉपिक बचा है। तो ठीक है, चलिए बातें बहुत हो गई। आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे 5 क्वेश्चंस, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
लेकिन आपको धैर्य रख के देखना है, आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर आपको सिर्फ अपना असाइनमेंट पूरा करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो आपको डायरेक्ट PDF प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनका PDF डाउनलोड करिए, वहाँ से अपने क्वेश्चन छापिए और अपने स्कूल में सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप सीखने आए हैं तो बहुत धैर्य रख के इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो चाहे 1 घंटे का बने, चाहे 1.5 घंटे का बने, चाहे 2 घंटे का बने, लेकिन आप इसको पूरा देखिए, आपको नॉलेज बहुत सारा इसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और उसका डिटेल एनालिसिस, ठीक है? ओके, मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 11वें चैप्टर सिमिलैरिटीज इन ज्योमेट्रिकल शेप से, और मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूँ। ये है हमारा थ्योरम नंबर 1, पहला प्रमेय, पहला थ्योरम, और ये आपको पेज नंबर 241 241 नंबर के पेज में ये आपको मिलेगा, ठीक है? आप बुक से भी इसको टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन के अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, वर्ड, लेकिन क्वेश्चन वही है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसा ना सोचे भाई कि ये वीडियो उनके काम का नहीं है, आप भी ये सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ, ये थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया है, लाइन पहले होना चाहिए, ड्रॉ बाद में होना चाहिए। प्रूव दैट इफ ए लाइन ड्रॉन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल and intersect the other two sides at different points, then this line divides these two lines in the same ratio. This is basic proportionality theorem, जिसको Thales theorem बोलते हैं। This is most important theorem which will be asked in your examination, board examination. हिंदी में है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है? मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है भैया स्टोरी में, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख गया। अब हम यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम यहां पर ले रहे हैं पहला क्वेश्चन जो कि हमारा थेल्स थ्योरम है प्रूव करने का, ठीक है ना, प्रूव करने का। तो उसके लिए हमको एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। वो ट्राइंगल मैं यहाँ साइड में बना लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन तो अब आपको नहीं दिखेगा, एक बार शुरू में दिख गया, ठीक है? बहुत अच्छे से आप लेकिन इसको समझेंगे कैसे मैं बना रहा हूं, कैसे प्रूव कर रहा हूं, ठीक? ये एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। ट्राइंगल का नाम मैं पहले से बोल रहा हूं बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस के लिए खड़ा हुआ हूं। ABC, ठीक है? ये एक ट्राइंगल है, ठीक है? तो हम गिवन भी इधर बनाते चलते हैं। गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपको आना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हमको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है कि देखो ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में हम एक लाइन बाहर से ऐसी लेके आए, बाहर से आने वाली लाइन है, एक ऐसी बाहर से आने वाली लाइन हो जो ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड से पैरेलल होकर के जाए, तो मैं इस साइड को पकड़ लेता हूं BC को। एक साइड ये है, एक साइड AB है, एक साइड AC है, तो इस साइड से पैरेलल ये लाइन जा रही है, किससे? इसके पैरेलल। तो अगर ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन आती है तो ये इस साइड को भी काटेगी, इस साइड को भी काट के जाएगी, ऐसे काट के गुजरेगी, है ना? तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि ये आने वाली लाइन जो है वो ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल आ रही है, पैरेलल, ठीक है? तो जिन दोनों साइड को काट के जाएगी उन दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में विभाजित कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी, यानी इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। जहां से भी काट के गुजरेगी वो टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये टुकड़ा, यहां जहां काट के गुजरेगी ये टुकड़ा डिवाइडेड बाय ये टुकड़ा, आपस में इनका रेशियो बराबर हो जाता है। ये है थेल्स थ्योरम, समझ आया? तो इसको बनाने का मेथड क्या है वो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले वो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक लाइन बाहर से आ रही है, उसको हम यहीं से बना देते हैं ट्राइंगल के अंदर। सपोज ये वो लाइन है, ये, ठीक है? और क्वेश्चन आपको पहले से बोल देगा, तो थोड़ी सी मुझे इसके पैरेलल दिखानी है तो मैं इसको पैरेलल बना देता हूँ। BC के पैरेलल मुझे दिखानी है, सो इट इज लाइक दिस, ठीक है? मान लो पैरेलल है ना, तो ये क्वेश्चन पहले से बोल रहा है कि ये जो लाइन आ रही है ये ट्राइंगल के इस साइड से पैरेलल है, ये
और मान लो ये आने वाली लाइन ए बी साइड को डी पर काटती है और AC साइड को E पर काटती है, ये E पर, ठीक है। AB एक साइड है ट्राइंगल का, इस साइड को कहां पर काटा इस लाइन ने, D पर। AC एक साइड है, इसको कहां पर काटा इस लाइन ने, E पर, ठीक है ना। और पहले से क्या बताया जा रहा है कि ये आने वाली लाइन जो है इसका नाम अब क्या हो गया, DE, ये BC के पैरेलल है। ये लाइन पहले से पता है कि पैरेलल है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हम गिवन में और क्या नोट कर सकते हैं कि ये DE वाली लाइन जो है वो BC के साथ पैरेलल है। पैरेलल का निशान ये होता है, दो ठो लाइन बराबर बराबर ऐसे बना दो, पैरेलल। हम थोड़ी जल्दी जल्दी बात करें क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और बहुत डिटेल से मैं इसको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है जी। ओके, फिर इस लाइन ने AB को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, AC को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं गिवन में, वरना हमारा इतना काफी है। अब अपने को प्रूव क्या करना है, देखो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमको प्रूव ये करना है कि अगर क्वेश्चन बोल दिया कि डी ट्राइंगल के इस साइड BC से पैरेलल है, तो ये वाली लाइन AB को D पर काटी है, AC को E पर काटी है, तो AB को AB वाली जो साइड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी। एक हिस्सा ये हो गया A से D, एक हिस्सा हो गया D से B। तो AD अपॉन DB इनका जो भी रेशियो होगा, यानी ये जितने गुना होगी ये जितने गुना होगी, इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो ये वाली लाइन का हो जाएगा, AE और EC का। समझ रहे हैं, ये पैरेलल जाने वाली लाइन बाकी के दो साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर जाएगी, यानी ये अपॉन ये जितना होगा वही चीज ये अपॉन ये हो जाएगी, सेम सेम रेशियो बन जाता है। इसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन DB जितना होगा, ध्यान से देखना, AD अपॉन DB जितना होगा उतना ही रेशियो किसका हो जाएगा, AE अपॉन EC का, AE अपॉन EC का, ये रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। और यही चीज हमको प्रूव करके लानी है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए ना हम दो नॉलेज यूज करेंगे जो कि पिछले साल से हम लेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स से, ठीक है। वो दोनों चीजें मैं जल्दी जल्दी बताता हूं, उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कौन से दो नॉलेज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नंबर 1, पहली चीज ध्यान से देखो ना, हम लोग यहाँ इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। ध्यान से समझते जाना ना दोस्त, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक ट्राइंगल में आपको बेस पता होना चाहिए, उसका हाइट पता होना चाहिए, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमको एरिया यूज करना है इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हाइट आपको पता होना जरूरी है, हाइट किसको बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी बताता हूँ, तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक ट्राइंगल होता है इस तरह का, ऐसा इर्रेगुलर टाइप का ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारा होता है इस टाइप का, यहां पर बना लेते हैं ये। एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया, ठीक है, राइट एंगल वाला ABC, ध्यान से समझते जाना। और एक ट्राइंगल हमारा इस टाइप का होता है, ये ऐसा ABC। देख लो दोनों तीनों ट्राइंगल जो है अलग अलग दिख रहे हैं आपको। इतने तरह के ट्राइंगल इस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल वाले, सब जगह देखोगे एक्यूट एंगल है, एक्यूट 90 से छोटे। एक ट्राइंगल ऐसा हो गया, ये खुद 90 डिग्री वाला एक एंगल है, तो एक ट्राइंगल राइट एंगल, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्राइंगल। तो तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। इसमें हाइट हम किसको बोलते हैं, हाइट, मैं आपको हाइट बता रहा हूँ किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हाइट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हाइट वो लाइन होती है जो किसी बेस पर परपेंडिकुलर आकर के गिरती है। परपेंडिकुलर यानी बेस पर गिरनी चाहिए और बेस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। वो एक लाइन जो ऊपर से आएगी और बेस पर गिरेगी, बेस पर 90 डिग्री बनाएगी। जो लाइन 90 डिग्री बनाती है वो सबसे छोटी लाइन होती है, किसी पॉइंट से खींची गई। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से हमको खींचना है। जैसे ये बेस है, ये एक पॉइंट A है, जैसे ये एक लाइन है, ऐसे समझिए, दिस इज लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट है A। अब यहाँ से आप इस लाइन में बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं, ऐसे ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये ऐसे बहुत सारी लाइनें आप
इस बेस में बना सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन होगी जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बाकी आप एंगल देखिए, सभी एंगल 90 से छोटे या बड़े आपको दिखेंगे, छोटे बड़े कुछ भी दिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट से इकलौती लाइन आप ऐसी ड्रॉ कर सकते हो इस बेस पर, जो कि इस बेस पर कितना एंगल बनाएगी 90। और आप कंपेयर करके देखोगे ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सब लाइन में ये लाइन सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट से एक लाइन पर जो सबसे छोटी लाइन ड्रॉ होती है जो कि 90 डिग्री बनाती है, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप रिवर्स करके इसको सुन सकते हैं। तो यहां से अगर हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना दें, ऐसा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनाया, सपोज दिस इज डी, तो ये वाली लाइन इस बेस पर गिरी, एक पॉइंट से गिरी और 90 डिग्री का एंगल बनाई। जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो बाकी सभी लाइनों में सबसे छोटी होती है, तो इसी को अपन क्या मान लेंगे, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। समझ आया? हाइट, जो हाइट होती है वो हमेशा बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आप याद रखिएगा। जो 90 नहीं बनाएगा उसको हाइट भी नहीं लेना। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये वाली लाइन पहले से 90 डिग्री बना रही है, और मैंने आपको बताया एक पॉइंट से एक लाइन पर जो 90 डिग्री बनाएगा वो सबसे छोटा हाइट होता है, सबसे छोटा लेंथ होता है, और वही हाइट माना जाता है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इस ट्राइंगल के लिए हाइट यही हो गया। यहां पर देखिए, अगर आपको इस तरह का ट्राइंगल मिल गया, इस तरह का, ये अब मैं बोलूंगा यहां से आप हाइट बनाओ, तो अगर आप अंदर लाइन खींचोगे ऐसे, ये हमारा बेस है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के पीछे तक ले आते हैं। अगर मैं आपको ऐसी लाइनें खींच खींच के दिखाऊंगा ये, और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी लाइन 90 डिग्री होगी, तो आप देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन यहां कहीं से बनेगी ऐसे, ये इस पर, ये दिस इज 90 डिग्री। समझ आ रहा है? यानी इसको हम यहां थोड़ा सा बढ़ा लें, इस लाइन को ऐसे, और यहां से ये 90 डिग्री बनेगी इस बेस पर। बेस कौन है? देखो, ट्राइंगल के अंदर तो सिर्फ B से C तक की लेंथ आ रही है, इसको सिर्फ हमने थोड़ा सा प्रोड्यूस किया है बाहर। ये टुकड़ा हमारे ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है, ये परपेंडिकुलर यहां पर गिरेगी। बाकी की लाइनें जो तुम खींचोगे वो सब इससे बड़ी बड़ी हो जाएंगी। देखो ना, सारी लाइनें जितनी इमेजिन करो वो सब इससे बड़ी हो जाएंगी, तो सबसे छोटी लाइन यही बनेगी 90 डिग्री बनाने वाली, इसलिए हाइट इसको मानेंगे। समझ आया हाइट का कॉन्सेप्ट? लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझिए। एक ट्राइंगल का हाइट कैसे बनता है? हाइट, नंबर 1, वो हाइट एक पॉइंट से खींची गई लाइन होगी जो कि बेस पर कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, और वो सबसे छोटी लेंथ होगी, तभी उसको हाइट बोलना है। अब हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल हैं। अगर हमारा ट्राइंगल ऐसा है जिसके अंदर एंगल 90 से छोटे छोटे हैं, एक्यूट, तब तो हाइट ट्राइंगल के अंदर ही बनेगी। देखो, ट्राइंगल के अंदर ये हाइट बनी, लेकिन ट्राइंगल का साइड ये है, साइड ये है, साइड ये है, ये साइड नहीं है, ये अलग से हमने बनाया है। अगर ट्राइंगल 90 डिग्री वाला खुद हो, ठीक, तो ट्राइंगल का एक साइड ही 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए इसी साइड को हम हाइट मान लेंगे। अगर ट्राइंगल 90 डिग्री से बड़े एंगल यानी ऑब्ट्यूस एंगल वाला हो, तो उसका हाइट फिर ट्राइंगल से बाहर बनता है। ट्राइंगल तो देखो भाई, ये है, ये दिस इज अवर ट्राइंगल। समझ आया ना? लेकिन हाइट जो है ट्राइंगल के अंदर नहीं दिख रही, हाइट हमने कहां बनाया है? ट्राइंगल से बाहर। कहने का मतलब ये है, एक ट्राइंगल के अंदर भी हाइट ड्रॉ हो सकती है, ट्राइंगल की साइड खुद हाइट बन सकती है, और हाइट ट्राइंगल के बाहर भी ड्रॉ की जा सकती है। सबके लिए नियम वही है कि सबसे छोटी लेंथ होगी और बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसी को हाइट मानना है। अब डिपेंड करता है, जैसा ट्राइंगल आएगा वैसा हाइट हम बनाएंगे। एक नियम हम ये यूज करने वाले हैं, आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपने एक चीज पढ़ी क्लास 9th में कि ये एक बेस है, इस पर ये ट्राइंगल खड़ा है, सपोज ये, दिस इज ट्राइंगल, दिख गया? ये ट्राइंगल है हमारा ABC, इसका बेस कौन होगा? ये है ना। इसी बेस पर एक दूसरा ट्राइंगल ऐसे खड़ा है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूं DBC। देखिए ये ट्राइंगल DBC, ठीक है। ये अगर मैं यहां से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दूं, ये जो कि यहां से टच होके यहां से टच होके गई, यानी ये और ये पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर खड़े। पहले ट्राइंगल का बेस भी BC है और दूसरे ट्राइंगल का बेस भी BC है, तो दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा है? कॉमन, सेम बेस, और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं।
पहला ट्राइंगल भी ये और ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बना है पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल भी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बना है। तो ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। समझ रहे हैं? पहले ट्राइंगल का एरिया और दूसरे ट्राइंगल का एरिया, दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये नॉलेज हम यूज करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य रख के अगर देखेंगे तो ये थ्योरम भी कम से कम आपसे बनने लग जाएगा। ठीक है ना? हाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो दो चीजें यहाँ यूज होंगी, एक होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और दूसरा होगा, मैंने भी आपको बताया कि दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पर खड़े हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो दोनों ट्राइंगलों का एरिया क्या होता है? आपस में सेम होता है। ठीक है? तो चलिए अब यहाँ से आगे अपन कैरी करते हैं। इतनी चीज हो गई ना, हमको ये चीज प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रूफ, और यहाँ से गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। चूंकि हमने अभी आपको बताया कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगना है, तो ट्राइंगल दिखना भी तो चाहिए अंदर। तो अंदर हम ट्राइंगल बनाएंगे। उसको बनाने के लिए छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ठीक है? तो प्रूफ बाद में लिखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन देखो। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ट्राइंगल बनाना है, दो ना। तो बी और ई को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे आप डॉटेड लाइन से भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डार्क लाइन से भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। ठीक है? तो आपको किसको किसको ज्वाइन करना है? बी से ई को, ये ज्वाइन बीई, और सी से डी को ऐसे डॉटेड या डार्क कोई सी भी लाइन बना लीजिए। डी और ई को जोड़ दिए और बी और ई को जोड़ दिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीई एंड सी डी या डी सी, कुछ भी, ये हो गया। दूसरी चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ट्राइंगल तो हमने बना लिया, ये देखो बी ई डी बन गया, डी ई सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल हमने बना लिया। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है और उसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। और हाइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। हाइट कौन होता है? बेस पर एक लाइन ऐसी गिरे जो 90 डिग्री हो। तो यहां पर हमको एक हाइट भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम दो हाइट ड्रॉ करते हैं। एक हाइट यहां से देखो, ये बेस है हमारा पूरा AC, इस बेस पर इस D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर का फंडा आप समझ रहे हैं, सबसे छोटी लाइन होगी। मैं चाहूं तो यहां लाइन खींच सकता हूं, यहां खींच सकता हूं, यहां 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 इस लाइन पर, लेकिन सबसे छोटी लाइन आप देखोगे यहां कहीं ऐसे बनेगी जो कि इस बेस पर 90 डिग्री बनेगी। बाकी जितनी लाइनें आप यहां पर खींच सकते हैं वो सब इससे तो बड़ी बनेगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये हाइट कहलाएगा। इसी तरह से इस बेस पर ये पूरा AB बेस मानिए और E से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर, इनका हम कुछ नाम रख देते हैं। ये परपेंडिकुलर किस बेस पर है? AB पर, और ये परपेंडिकुलर किस बेस के लिए है? AC पर। तो इसका हम नाम रख देते हैं सपोज M इसका, और इसका नाम रख देते हैं N। तो EM और DM दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर इसको भी हम नोट कर देते हैं, ड्रॉ EM perpendicular to AB and DN perpendicular to, ये परपेंडिकुलर का निशान है, DN perpendicular to AC। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि हमको हाइट चाहिए एरिया में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए हम हाइट बना रहे हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, एक बेस ये हम पकड़ेंगे, तरीका देखते जाना बनाने का। एक बेस हमारा AB हो गया, इस बेस पर हम देखेंगे कै ठो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इधर भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो कौन सा? एक बन रहा है ADE, दिखा ये ट्राइंगल ADE, ADE, ये पहला ट्राइंगल। बेस कौन है इसका? ये AD। और इसी बेस पर ये देखो AB बेस पर दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? BDE, ये ट्राइंगल देखो, इसका भी बेस यही वाली लाइन है, भले हम इतना टुकड़ा ले रहे हैं, BDE, ये ठीक है। और पहला ट्राइंगल ADE, ये दोनों ट्राइंगल इस बेस पर है। इसी तरह उस तरफ भी दो ठो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल देखो AED, दिखा, या नाम ऐसे रख सकते हो ADE,
ई, ये पहला ट्राइंगल, बेस कौन है? ये, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल देखो डी ई सी, ये देखा ये ट्राइंगल ऐसे, इसका भी बेस कौन है? यही वाली लाइन। तो दो ट्राइंगल हम इस बेस पर बनाएंगे, दो ट्राइंगल हमने इस बेस पर बना दिया, दो अलग अलग ट्राइंगल हो गए। दोनों ट्राइंगल का एरिया हम लिखेंगे, इधर के दो ट्राइंगलों का एरिया, उधर के दो ट्राइंगलों का एरिया, और एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। अब हम प्रूफ लिखेंगे, और देखिए हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इसका एरिया हमको लेना है। तो हम डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्ट एरिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा इसको नहीं बनाना चाहता, डायरेक्ट हम एरिया यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का खाली नाम आपको लिखना है, ट्राइंगल का सिंबल भी नहीं बनाना, ये लिखने का तरीका होता है। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहाँ ट्राइंगल का सिंबल भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट ए डी ई। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन है? ए डी ई ट्राइंगल में बेस कौन है? ए डी ई। मैं ये ट्राइंगल यहां पे दिखा रहा हूं आपको बना के ना, ऐसे, ये अलग से, दिस इज ए डी ई, और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ये, दिस इज परपेंडिकुलर एम, एम, ठीक है। तो इसमें बेस हमने किसको माना? बेस वो होता है जिसमें परपेंडिकुलर आकर के गिरती है, तो परपेंडिकुलर इस लाइन पर गिरी है, इसलिए बेस ये होगा। तो इस ट्राइंगल का बेस कौन हो गया? एडी, और हाइट कौन हो गई? ये ट्राइंगल के अंदर हाइट है, हो सकता है, मैंने भी आपको बताया। तो बेस में हम क्या लिखेंगे? एडी, और हाइट में हम क्या लिखेंगे? ई एम, दिख गया ना। दिस इज एरिया ऑफ पहला ट्राइंगल एडी। सेम बेस पर दूसरा ट्राइंगल कौन सा बना है? इसी बेस पर दूसरा ट्राइंगल है बी डी ई, ये देखिए, ये ट्राइंगल दिख गया, बी डी ई, दिखा ना, इसका भी बेस यही वाली लाइन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, ओके। इस ट्राइंगल को भी मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको, ये और ये ई, और ये ऐसे आया है बी, तो ये तुम्हारा डी था, ये ई है, और ये बी है, ठीक है। इसका बेस कौन है? ये, और इसकी हाइट कौन होगी? तो आंसर है हाइट बेस पर एक ही जगह बनती है। इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं, ताकि आपको मैं हाइट भी बना के दिखा सकूं। देखना ना, ये ट्राइंगल मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये ऐसे बना हुआ है, ये, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज ई। बेस कौन सी लाइन मान रहा हूं मैं? ये, यही तो है बेस वाली लाइन, और 90 डिग्री होनी चाहिए हाइट, तो 90 डिग्री ऑलरेडी हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रखा है। अब ये लाइन आगे ऐसे बढ़ती तो इस पर ये 90 डिग्री बनता, दिस इज हाइट। उधर या इधर कहीं भी बनाओ, है ना। तो बेस पर किसी एक पॉइंट से एक ही 90 डिग्री वाली लाइन आप खींच सकते हो, दूसरी नहीं खींच सकते। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हाइट जरूरी नहीं कि ट्राइंगल के अंदर बने, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है। तो ये ट्राइंगल के बाहर बन रही है, तो इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट आप किसको मानोगे? ई एम को, ये वाला ई एम इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक। तो हाइट हम ई एम ले लेंगे, और बेस बी डी ले लेंगे। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस कौन है भाई हमारा? बेस बेस बेस, डीबी लिख लो, ठीक, डीबी। और हाइट किसको लेना है? ई एम को, ई एम, ठीक है, समझ आ गया? ओके, दोनों का रेशियो ले लेंगे हम, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों का रेशियो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1 and 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करते हैं, बी डी ई, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। इसमें देखो हाफ हाफ कैंसल हो गया, ई एम कैंसल हो गया, सिर्फ क्या बचा? ए डी अपॉन डी बी, ये चीज यहां पर बची। तो इसको आप बढ़िया से मार्क करके रख लीजिए, ये यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, दोनों ट्राइंगल का अगर हम रेशियो लेते हैं एरिया का, तो इस किसके बराबर आता है? ए बी अपॉन डी बी।
साइड्स के रेशियो के बराबर आता है, AD अपॉन DB के रेशियो के बराबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ये ठीक है। और बाकी के ट्राइंगल मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। सिमिलरली हम उधर के ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे अब। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर का ट्राइंगल, अब हम बेस ये वाला ले रहे हैं ना AC, इसमें एक ट्राइंगल ले रहे हैं ADE ये, और बेस हम इसको मान रहे हैं, तो फिर हाइट कौन हो जाएगी, ये वाली लाइन, क्योंकि बेस पर 90 डिग्री गिरती है, उसको हाइट मानते हैं। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस कौन है भाई हमारा, ये यहां तक है AE, और हाइट कौन है, हाइट अब की बार हमारा है DN, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली इसी बेस पर बना हुआ दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एक ट्राइंगल तो हमने ले लिया ADE, दूसरा ट्राइंगल है DEC, ये DEC, दिस इज ऑल्सो हाफ इंटू बेस। इसका बेस कौन होगा, बेस हमको यही लाइन लेनी है, तो इसका बेस हो गया EC, और हाइट कौन होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद रखना ये वाली हाइट इस पूरे बेस के लिए है। अगर आप ट्राइंगल ADE लोगे तो भी यही हाइट होगी, अगर आप ट्राइंगल DEC लोगे तो भी यही हाइट होगी, भले ट्राइंगल से बाहर है हाइट, लेकिन 90 डिग्री वाली लाइन तो यही है ना सबसे छोटी, समझ रहे हैं ना, इसलिए हाइट यही हो जाएगी। ओके, तो इसमें हम हाइट कितनी लिख दें, फिर से DN, और फिर से आप इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आप ये अब लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये दोनों लिखिए, आप चाहो तो इक्वेशन दे दो 4 5, फिर आगे लिखोगे डिवाइड इक्वेशन 4 5, तो मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो ये दोनों कट के देखो हाफ हाफ कट जाएगा, DN कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, AE अपॉन EC। ये आपको अगले स्टेप में करना है, लेकिन मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, बाकी काम आप कर सकते हो खुद ही। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहां पर देखिए ना, जल्दी से समझिए, इधर इस इक्वेशन थर्ड में देखो, थर्ड इक्वेशन में देखो, ऊपर में कौन सा आ रहा है, ADE ट्राइंगल का एरिया, और इसमें भी ऊपर में कौन आ रहा है, ADE ट्राइंगल का एरिया, ये बराबर है BDE ट्राइंगल, और इसमें क्या आ रहा है नीचे, DEC ट्राइंगल का एरिया। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाते, ऊपर ऊपर तो बराबर है, नीचे नीचे वाले एरिया भी बराबर हो जाए, तो ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन के बराबर हो जाएगा। अब ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे और हमारी चीज प्रूव हो जाएगी। अब हमारा टारगेट ये है कि ADE और ADE दोनों तो सेम एरिया है, इक्वल हैं, BDE और DEC अगर सेम हो जाए तो काम हो जाए। देखो BDE कहाँ है, BDE ये है, BDE ये दिख गया आपको, ये ट्राइंगल BDE, और दूसरा ट्राइंगल है DEC, ये है DEC ये ट्राइंगल। तो पहला ट्राइंगल है हमारा ये, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ये। दोनों ट्राइंगल को देखिए, क्वेश्चन ने पहले से बोल रखा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, D और BC पैरेलल है, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। और ये जो पहला ट्राइंगल देखो BDE, इसका बेस कौन है, DE, D बेस पर खड़ा, ये ऐसे उल्टा बना हुआ है, देखो ऐसे, ये ऐसे उल्टा बना हुआ है, BDE, ये है इसका बेस DE, और ये दूसरा ट्राइंगल जो है कौन, DEC, ये इसका बेस भी कौन है, DE, ये इस दूसरे ट्राइंगल का बेस भी ये है। तो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम D, और ये वाली लाइन और नीचे ये वाली लाइन, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। और मैंने इसके स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी ऐसा होगा कि दो ट्राइंगल सेम बेस पर खड़े हों और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, इसलिए दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे अपन नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीजन में क्या लिखोगे आप, रीजन में ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, triangles on the same base and between same
पैरेलल लाइंस, तो इनका एरिया आपस में बराबर होता है। अब देखो BDE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DEC, तो ये और ये भी बराबर हो गए, तो यहाँ DEC यहाँ DEC, तो ये पूरा चीज इस पूरे चीज के बराबर हो गया, तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 अब हमारी चीज प्रूव हो गई। AD है, सॉरी दिस नॉट AB, AD, दिस इज AD, so AD upon DB, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा प्रूव हो गया यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर प्रूव हो गया। बड़े थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरी डिटेल से इसको समझाने की, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इसको आप पॉज करके नोट करिए। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा थ्योरम है, जो कि आपके 11वें चैप्टर से ही पेज नंबर 256 से पूछा गया। 256 नंबर का पन्ना, थ्योरम नंबर 9, प्रमेय नंबर 9वां, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में, प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्वेश्चन मैंने बता दिया कहाँ से आया है, और अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात किया है, तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहीं पर जल्दी से। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बुक में डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल बनाया है, मैं डिफरेंट टाइप का बना दे रहा हूँ जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, B पर 90 डिग्री हो रहा है। गिवन ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल एट P पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव ये करना है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया है तो हमको प्रूव करना है कि देखो भैया इसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इस जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये पूरी साइड किसके लिए हाइपोटेनियस है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये पूरी साइड किसके लिए हाइपोटेनियस है, ये AC, इस पूरे ट्राइंगल ABC के लिए कौन हाइपोटेनियस होता है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर AC का स्क्वायर होगा। ये हमको प्रूव करना है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमको AC का स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। ये चीज हमको प्रूव करके लानी है। अब कैसे करेंगे, इसको करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये है कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उस वर्टेक्स को पकड़ो, जैसे B पर 90 डिग्री बन रहा है तो B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हाइपोटेनियस पर, सामने ही। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, और इसका हम नाम रख देते हैं D। कहां से बनाना है, जहां पर 90 डिग्री बन रहा था एंगल, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है हाइपोटेनियस के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। BD एक लाइन हमने ड्रॉ की है AC पर परपेंडिकुलर। समझ आ गई बात। अब ध्यान से देखिए हमको क्या करना है, हमको AB का स्क्वायर चाहिए, BC का स्क्वायर चाहिए। चीजें ऐसे ही प्रूव होती हैं, ध्यान से देखिए। AB का स्क्वायर अगर मैंने बना लिया, BC का स्क्वायर अगर मैंने बना लिया, दोनों चीज बन गई तो दोनों को जोड़ दूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर, प्रूव हो जाएगा। अब AB स्क्वायर कैसे बनेगा, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि देखो भैया यहां पर ना हम एक काम करेंगे, AB स्क्वायर बनाना है, ये देखो ध्यान से ना, बीच में इक्वल समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग हम लिखेंगे। यहां पर अगर मैंने AB लिख दिया, नीचे कुछ भी आता हो, कुछ भी नाम, बीच में इक्वल साइन लगा है, एक AB नीचे बन गया, ऊपर कुछ भी आता हो,
तो आप सब जानते हो कि अगर ऐसा होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगले स्टेप में ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो करके जो भी चीज बनेगी बनते रहे, लेकिन ए बी स्क्वायर तो हम बना लेंगे ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमको बनाना, यानी ये रेशियो में हम चीज लिखेंगे रेशियो में, और एक ए बी ऊपर तो एक ए बी नीचे आए, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से क्या बन जाए, ए बी स्क्वायर। यही चालाकी हम बी सी स्क्वायर बनाने के लिए करेंगे, एक बी सी ऊपर एक बी सी नीचे, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी स्क्वायर बन जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चीजों को रेशियो में क्यों लिखेंगे ऐसे, क्यों, कब दो क्वांटिटी रेशियो में लिखी जाती हैं? तो आंसर है जब दो ठो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल पर ये पूरा चैप्टर डाला है सिमिलरिटी का, आप चाहें तो शुरू से लास्ट तक उसकी स्टडी कर सकते हैं, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखिए आराम से। तो दो क्वांटिटी का रेशियो आपस में कब बराबर होता है? तो आंसर है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। इसका मतलब है हमको दो ठो ट्राइंगल सिमिलर बनाने पड़ेंगे, सिमिलर। और सिमिलर कैसे बनता है? ये हम डबल ए क्राइटेरिया यूज करते हैं, क्राइटेरिया सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। दो ट्राइंगल को, किसी भी दो फिगर को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो उसके दो ठो करस्पॉन्डिंग एंगल को आप सेम बना दीजिए, वो फिगर सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही दो ठो ट्राइंगल सिमिलर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। ये इज इक्वल टू ये वाली साइड का रेशियो इज इक्वल टू ये साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। और यहीं से हम ये एडवांटेज ले लेंगे, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बना ले जाएंगे। समझ में आया? ऐसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये रेशियो वाला फंडा लगाने के लिए हमको दो ट्राइंगल सिमिलर बनाने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, एक साइड हमको क्या चाहिए, ए बी, तो हमको ऐसा ट्राइंगल चुनना है जिसमें ए बी आता हो और दूसरे ट्राइंगल में भी ए बी आता हो। ऐसे दो ट्राइंगल चुनने हैं जिसमें ए बी आता हो, तब ये बनेगा। समझ गए ना? तब देखो इसको जल्दी से मैं बनाता हूं कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो की, तो आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। लेकिन ये कमाल की वीडियो होगी पूरे डिटेल के साथ, उसको आप आराम से देखिए। तो अब हमको कौन सा ट्राइंगल इसमें लेना है, अब ध्यान से देखिएगा ना। पहला ट्राइंगल हम यहाँ से लेते हैं, ए बी हमको चाहिए। ए बी कहाँ आ रहा है? देखो ये ए बी इसमें आ रहा है। एक ट्राइंगल तो हमको ऊपर वाला दिख रहा है, छोटा वाला, ये ए डी बी दिखा, ये ट्राइंगल छोटा वाला ए डी बी। मैं इसको अलग से भी बना के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आए कि चल क्या रहा है भैया। ये दिस इज एंगल डी, ये 90 डिग्री यहाँ पर है ना, 90 डिग्री। तो ये हमारा ए बी डी, ये ट्राइंगल बन गया। दूसरा ये ए बी साइड और किस में आता है? ये बड़े वाले ट्राइंगल में आता है, ए बी सी। तो एक बड़ा ट्राइंगल भी हम ऐसे ही बना देते हैं, ए बी सी, ए बी सी। तो बड़े ट्राइंगल में भी ए बी आता है, छोटे ट्राइंगल में भी ए बी आता है। छोटा ट्राइंगल जब हम लेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि छोटे ट्राइंगल में ये साइड नहीं है, यहीं से घूम जा रहा है, तो एंगल छोटा हो जा रहा है। 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये वाला, ये 90 नहीं है, छोटा हो गया ये, समझे ना। तो इन दोनों ट्राइंगल को देखो, इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है, समझे ना। अब हमको कैसे करना है चालाकी देखिए। तो हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, दोनों ट्राइंगलों को पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तभी उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर मिलेगा। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, याद रखना पहले मैं छोटा ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, ये वाला ए डी बी, ये छोटा ट्राइंगल। उसके बाद मैं बड़े ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, ए बी सी। समझ गए ना? तो पहले हम छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखेंगे, फिर बड़े ट्राइंगल का डाटा लिखेंगे। इसी तरह से देखिए, अब इसको हमको सिमिलर बनाना है, कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, एक एंगल छोटे ट्राइंगल में 90 है और एक एंगल बड़े ट्राइंगल में 90 है, तो दोनों 90-90 सेम है। तो इसको मैं लिखूंगा एंगल ए डी बी और इसमें एंगल ए बी सी। चेक कर लो, 90 डिग्री ईच, ये 90 डिग्री ईच, दोनों 90-90 के हैं तो दोनों बराबर होंगे। अगली चीज और कैसे इसको बना सकते हैं, तो एक चीज देखना ना, छोटा ट्राइंगल देखो ए डी बी, इसमें ये एंगल ए आया छोटे ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल देखो ए बी सी, इसमें भी यही एंगल आया। ये एंगल और ये एंगल तो सेम है ना भैया, समझे ना, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल उठा के इसके अंदर रखोगे, ये भले दिखने में बड़ा बना दिया है मैंने, लेकिन एक्चुअल में तो ये ऐसा है ना भाई, छोटा डी है ना। इस छोटे ट्राइंगल को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखोगे तो ये ए यहीं पर आ जाएगा, ये बी पूरा यहाँ तक आ जाएगा और ये डी वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी ऐसे।
तो इसी के अंदर आ जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो है, कॉमन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ए छोटे में भी, एंगल ए बड़े में भी, ये कॉमन एंगल है। समझ गया? मैंने पहले बताया दो फिगर सिमिलर बनाना है तो क्या करना है, दो ठो एंगल सेम बना देना करस्पॉन्डिंग। दो एंगल सेम हो गए तो इसलिए ये ए डी बी वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया किसके, ए बी सी के। और रीजन हमने क्या यूज किया, डबल ए क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी भी कुछ लोग इसको लिखते हैं, लिख लीजिए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, ये सिमिलैरिटी का निशान है, ठीक है। दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे पहचानोगे कौन किसका करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ध्यान से देखना ना। 90 के सामने हम छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए डी बी की, ये ए डी बी, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 के सामने जो साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अंदर लिख रहा हूं ना, ये छोटे वाले का डाटा मैं अंदर लिख रहा हूं, तो इसके लिए हाइपोटेनियस कौन बन गया, ए बी। ए बी हाइपोटेनियस है छोटे ट्राइंगल ए डी बी के लिए। तो बड़े वाले में हाइपोटेनियस कौन होगा, ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला मैं अलग से दिखा रहा हूं, ए बी सी। ए बी सी बड़ा ट्राइंगल था, 90 डिग्री यहां बन रहा था बी में, तो बी के सामने ए सी थी, ये इसका हाइपोटेनियस है, ए सी लिखा है मैंने हाइपोटेनियस। बड़े वाले का मैं बाहर लिखूंगा, ठीक है 90। अब देखो ये एंगल की बात हो रही है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। तो छोटे ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, बी डी। छोटे ट्राइंगल ए डी बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगी, इस एंगल के सामने वाला ये बी डी इज परपेंडिकुलर फॉर छोटा ट्राइंगल। समझ गए? तो बड़े ट्राइंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल की बात हो रही थी, एंगल ए सेम था, तो इस एंगल के सामने वाला कौन सा साइड है, बीसी, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बीसी वाली साइड बड़े ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी क्योंकि एंगल ए के सामने है। ये सारी चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री में कवर की हुई है। बचा कौन सा साइड, इसमें कौन सा साइड बचा, एडी। तो एडी बेस हो जाएगा छोटे वाले का, एडी छोटे ट्राइंगल का बेस हो जाएगा, है ना। और इसमें कौन सी साइड बची है, ए बी। तो ए बी बड़े ट्राइंगल का बेस हो जाएगा। बड़े ट्राइंगल का बेस में बाहर लिख रहा हूं, बड़े ट्राइंगल का डाटा मैंने बाहर लिखा है, छोटे ट्राइंगल का अंदर लिखा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या चाहिए था, ए बी। देखो यहाँ छोटा ट्राइंगल है ए डी बी, तो इसका मैं पहला लिख रहा हूं ए बी अपॉन। अब आप पहचानोगे, ध्यान से समझना, ऊपर छोटे ट्राइंगल का डाटा, नीचे बड़े ट्राइंगल का डाटा। छोटे ट्राइंगल का मैं ए बी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ ए बी और यहाँ नीचे ए बी चाहिए। नीचे किसका डाटा लिख रहे हैं, ए बी सी, बड़े ट्राइंगल का, तो यहाँ ए बी लिखेंगे, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ए बी स्क्वायर बन जाएगा। समझे ना। ए बी छोटे ट्राइंगल का क्या है, ध्यान से देखना, जो होगा वही रेशियो लेते हैं। ए डी बी में ए बी क्या है, ए डी बी में ए बी क्या चीज है, हाइपोटेनियस। देखो ना 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, तो बड़े ट्राइंगल का भी क्या लेंगे, हाइपोटेनियस। बड़े ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेनियस कौन है, एसी। इसलिए एबी के नीचे ये हाइपोटेनियस है, तो नीचे भी क्या लेंगे, बड़े वाले का, हाइपोटेनियस। समझ आया। अब नीचे हम किसका डाटा लिख रहे हैं, बड़े ट्राइंगल का। यहां मुझे क्या लिखना है, ए बी, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो कि ए बी स्क्वायर बनेगा। समझ आ रही है ना बात। अच्छा, नीचे हम बड़े ट्राइंगल का डाटा लिख रहे हैं एबीसी का। एबीसी के लिए ए बी क्या है, ये है एबीसी। इसके लिए ए बी क्या चीज था, बेस। तो अगर मैंने बड़े वाले का बेस लिखा है तो छोटे वाले का भी क्या लिखेंगे, बेस। तो छोटे वाले का बेस कौन है, देखो ए डी। बस समझ आए ना, ये हमने लिख लिया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप कराओगे, ये आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर जाकर के ए सी मल्टीप्लाई ए डी हो जाएगा ये। और इसको हम एक इक्वेशन देके यहाँ छोड़ देंगे। समझ आया, यहां तक फंडा समझ गए। मैं ये डायग्राम मिटा दूं, हाँ जी, इसको हम मिटा रहे हैं ना। इसी तरह से ए बी तो हमने बना लिया, ए बी स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर किस में फंस रहा है, देखो कौन से दो ट्राइंगल में, बी सी, ये है बी सी। तो बी सी देखो इस छोटे ट्राइंगल में फंस रहा है, बी डी सी, दिखा इसमें बी सी फंस गया, ये फंसा ना। उसके बाद बीसी और किस में फंस रहा है, बड़े ट्राइंगल में। एबीसी में भी बीसी फंस रहा है, इसलिए हम दो ट्राइंगल कौन से लेंगे, एक ट्राइंगल तो ये छोटू ले लेंगे, ये ऐसा बना हुआ है तो मैं उसको ऐसे ही बना दे रहा हूं, ये ठीक है। इसका नाम है बी डी सी। ये 90 तो ये भी 90 होगा, यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है। और बड़ा ट्राइंगल तो भैया ये है ही अपने आप में, ये ऐसे, ये आपका ए,
ये आपका B, ये आपका C। तो इसमें भी BC आ गया, इसमें भी BC आ गया। अब इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं नीचे, सिमिलरली वैसे ही प्रूव हो जाएगा। मैं आपको ओरल दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ना, इन दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर बना सकते हैं। कैसे? एक एंगल छोटे ट्राइंगल में D है 90 डिग्री है, एक एंगल बड़े ट्राइंगल में 90, तो एक एक एंगल करस्पॉन्डिंग सेम हो गया, यानी इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है। दूसरा, छोटे में एंगल C पूरा पूरा आ रहा है, बड़े में भी एंगल C पूरा पूरा आ रहा है। देखो BDC में ये एंगल आया और बड़े ट्राइंगल ABC में भी यही एंगल आया, सेम एंगल। इसलिए इस एंगल C का करस्पॉन्डिंग कौन है? ये है। अब हम इसमें लिख लेते हैं 90 के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनियस। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, जो बच जाता है वो बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। इसी तरह से 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच जाता है वो बेस। समझ में आ गया? वहां पर हम कचड़ा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से बना रहे हैं। तो देखो, दो एंगल की सिमिलरिटी तो मैंने दिखा दी ना, 90-90, एंगल C कॉमन। जैसे यहां मैंने दिखाया था, ये दोनों 90-90, एंगल A कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए थे? सिमिलर। इसीलिए सिमिलरली अब उतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल। कौन कौन से भाई? एक हमने लिया BDC, ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ABC के। आप सेम रीजन दे सकते हो बाय एंगल क्राइटेरिया। समझ गए ना? यही चीज लिख के जो मैंने वहां बताया आप नोट करके बना सकते हो, या सिमिलरली भी लिख सकते हो। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम ले लेंगे। अब हमको क्या चाहिए? BC। तो मैं पहले छोटे ट्राइंगल का लिखूंगा। अगर मैंने ऊपर BC लिखा है तो BC जो भी बनता होगा इस ट्राइंगल का, वही बड़े ट्राइंगल का भी वही साइड लिखेंगे, तब तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेगा ये। समझे ना? तो देखो फिर क्या लेंगे, तो चेक करो, छोटे ट्राइंगल BDC का BC कौन है? BC। तो BDC ट्राइंगल में BC कौन था? हाइपोटेनियस। तो बड़े वाले का भी क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस। इसके लिए हाइपोटेनियस कौन है? AC। तो डिवाइड में क्या लिखोगे आप? AC। अच्छा, यहां हमको नीचे में BC चाहिए, तभी ना BC स्क्वायर बनेगा। समझे? अब नीचे हम किसका डाटा लिख रहे हैं? बड़े ट्राइंगल का, ABC का। ABC के लिए BC कौन है? ABC के लिए BC कौन है? बेस। तो छोटे का भी क्या लेना है? बेस। छोटे का बेस कौन है? DC। तो यहां पर अपन लिख देते हैं DC। समझ आए ना? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? BC का स्क्वायर और AC इंटू DC। AC इंटू DC, ये हमारा बनेगा तीसरा इक्वेशन। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो ही रहा है, लेकिन आपको डिटेल देखना है भाई पूरा कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? मेरे बनाने की यही टेक्निक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बनाता हूं, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर करके बनाता हूं। अब देखो, हमारे पास AB स्क्वायर मिल गया, हमारे पास BC स्क्वायर मिल गया। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका ये होता है, लेफ्ट हैंड वाला चीज लेफ्ट हैंड वाले चीज के साथ जुड़ता है, राइट हैंड वाला राइट हैंड के साथ जुड़ता है। तो अपन क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के साथ जुड़ गया, और AC इंटू AD किसके साथ जुड़ेगा? AC इंटू DC के साथ। AC इंटू DC के साथ। AC दोनों में कॉमन है, कॉमन निकल गया, तो AD प्लस DC बचा। अब ध्यान से देखो, AD प्लस DC क्या चीज है? AD प्लस DC पूरा AC बन रहा है, तो इसको हम AC लिख सकते हैं। इसको मिला के हमने AC लिख दिया। AC मल्टीप्लाई AC का स्क्वायर, और इधर क्या था? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC की स्क्वायर के बराबर आ गया। यही चीज प्रूव करना था। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर आ गया। दिस इज प्रूफ। नोट कर सकते हैं आप। और अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लेंथ वैसे ही लंबी होती जा रही है, और इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो सबके सब ही ऐसे ही हैं, बड़े बड़े। तो नोट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन हमारे 12वें चैप्टर से आया है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन है, जो कि आपको पेज नंबर 276 में मिल जाएगा, 276 नंबर के पेज में मिलेगा। और ये हमारा सर्कल एंड टेंजेंट से क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 7। और हमारा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, हम ड्रॉ भी करते हैं, आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों पैरेलल हैं, और दोनों कॉर्ड के बीच का अंतर यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस
कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखिए अपन कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक ड्रॉप बना लेते हैं सर्कल का और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। ये सपोज दिस इज ए सर्कल, उतना अच्छा नहीं बना होगा लेकिन ठीक है सर्कल है। दो कॉर्ड इसमें हम बना लेते हैं। तो एक कॉर्ड अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इसी के पैरेलल हमको एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल भी हैं और दोनों की लंबाई आपस में इक्वल है। छोटी बड़ी बन गई हो तो भैया क्षमा कर देना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आपस में इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं। और दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। तो दोनों कॉर्ड को अपन दोनों का डिस्टेंस, सपोज इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा तो हम यहीं से इसका डिस्टेंस बना देते हैं, क्योंकि अपन ये जानते हैं दो तीन चीजें इसमें यूज होंगी ना। एक मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, अगर ये कॉर्ड है, कॉर्ड उसको बोलते हैं, सबसे पहले कहोगे कॉर्ड क्या चीज है, पता नहीं आपने ये चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो भैया देखो, कॉर्ड उसके बोलते हैं एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करे। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया सर्कल का, है ना। इस सरकमफ्रेंस को ये वाली लाइन एक जगह यहां छू रही है, एक जगह यहां छू रही है। तो सर्कल को अंदर अंदर 2 जगह छूने वाली जो लाइन होती है उसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट पर छुए, है ना। अब ये सेंटर है, सेंटर से जब भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, ध्यान से समझिए, सेंटर से कॉर्ड पर, कॉर्ड कहीं भी बना हो, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आपने बनाया है तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, जैसे ये डी पॉइंट पर गिरा तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ए से लेके डी तक के डिस्टेंस को बी से लेके डी तक के डिस्टेंस के बराबर कर देगा, यानी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। कौन? सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड के ऊपर तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बाइसेक्ट कर देता है, विभाजित कर देता है। तो AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। कब? जब सेंटर से क्या गिराया जाए, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक और थ्योरम इसी के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगी, है ना। सर्कल पे नहीं जाना मेरे, मैं सिर्फ आपको बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर एक कॉर्ड की लंबाई दूसरे कॉर्ड की लंबाई के बराबर हो, दोनों कॉर्ड की लंबाई अगर बराबर है तो सेंटर से पहले कॉर्ड का जितना डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस सेंटर से, उतना ही डिस्टेंस दूसरे कॉर्ड का भी होता है। समझ रहे हो? सेंटर से ये वाली दूरी कॉर्ड तक की और सेंटर से ये वाली दूरी कॉर्ड तक की बराबर होती है। कब? जब ये कॉर्ड AB ये कॉर्ड CD के बराबर होगा। ABCD कॉर्ड अगर बराबर है लेंथ में तो सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस भी आपस में बराबर होता है। याद रहेगा आपको ये छोटी सी चीज कि नहीं रहेगी? इसी का उल्टा कन्वर्स भी बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पर सेंटर से ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है तो दोनों कॉर्ड की लंबाई भी आपस में क्या होगी, बराबर। उल्टा है उसी का। तो इस तरह से आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। समझ आ गई बात? एक और चीज, अगर भैया ये 2 पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं पर भी बनाओगे हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि लाइन तो मुड़ेगी नहीं तो बीच का गैप भी नहीं बदलेगा, तो ये डिस्टेंस हर जगह सेम होता है। और पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का ये जो एंगल होता है, यानी ये जो लाइन बनाते हैं 2 पैरेलल के बीच में, ये पैरेलल के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमेशा 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो गैप है वो पैरेलल लाइंस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीजें यहाँ यूज होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 2 कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, पैरेलल हैं, इक्वल भी है लेंथ में इक्वल है तो अपन क्या ले लेंगे, ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर लंबाई पर हैं तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सेंटर से दूसरे कॉर्ड का भी होगा, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये सेंटर है, सपोज सेंटर O, समझ गए ना। और ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। देख लेते हैं भैया कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला, इसका हम नाम कुछ रख देते हैं, देखो AB और इसका रख देते हैं CD। ठीक है, हो गया ये। तो यहां पर भी कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, ये E और ये F। ठीक है ना, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो
ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस, सबसे पहले देखो गिवन में अपन क्या क्या लिख सकते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज कॉर्ड, ये कॉर्ड्स है ना, और इनकी लेंथ भी बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी दोनों कॉर्ड ही है, ठीक है ना, ए बी सी डी कॉर्ड है, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो हम ये एंगल 90-90 ले लेंगे, ये 90 बन रहा होगा ये, और ये भी 90 बन रहा होगा इस कॉर्ड के साथ, समझ गए ना। दूसरी चीज, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं तो सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस बराबर होगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ओ ई किसके बराबर होगा, ओ एफ के बराबर होगा। रीजन में आप चाहें तो रीजन दे सकते हैं, रीजन भी हम लिख सकते हैं, उतना हमको आता है, ठीक है। क्या रीजन लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी बराबर बराबर लेंथ के कॉर्ड सेंटर से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, सेंटर से, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ओके, अगली चीज यहां पर रेडियस भी दी हुई है। रेडियस कितना दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। रेडियस कहाँ है, कहीं भी बना सकते हैं, हम यहां बना देते हैं, दिस इज रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करो, रेडियस बन गया, और ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अगली चीज देखो, इसमें क्या क्या चीजें अपन यूज कर सकते हैं ना, ध्यान से समझते जाना। ये पूरा डिस्टेंस ई से एफ कितना दिया हुआ था 24, दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, तो उसको भी हम भी नोट करेंगे। रेडियस का नामकरण यहाँ कर देते हैं ओसी, और यहाँ पर हमको ई एफ पूरा कितना दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल इक्वल कॉर्ड के बीच का गैप डिफरेंस या डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से ये डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर है। अगर ये पूरा 24 है और ये टुकड़ा बराबर है तो कितने कितने के होंगे, पूरा 24 सेंटीमीटर, और ये टुकड़ा बराबर तो कितने कितने का आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर ये बन जाएंगे। इसलिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ई एफ का आधा आधा हो जाएगा, और ई एफ अगर 24 है तो ये कितने कितने के हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इसको भी यहाँ हम नोट कर लेते हैं, तो हमारा ये ओ एफ कितने का हो गया 12 सेंटीमीटर का। अब ये 90 डिग्री है क्योंकि दो पैरेलल के बीच का गैप है, इसलिए ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के सामने वाला ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, तो ये क्या बनेगा बेस। ऐसे समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये बेस हो गया। अब देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरे, देखो सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली लाइन गिरे सेंटर से, तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होगा, ये हम निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, ये पूरा कॉर्ड बन जाएगा। इसकी जो लेंथ होगी उसकी ए बी की भी वही लेंथ होगी, ऐसे करके इसको हम बनाने वाले हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ एफ सी बाय पाइथागोरस, ठीक है। डिटेल लेक्चर इसका आपको मिल जाएगा हमारी चैनल में, तो आप जरूर उसको विजिट करके देखें एक बार। पूरा चैप्टर डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पाइथागोरस लगा रहे हैं छोटे ट्राइंगल में, सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन बना बैठा है, ओसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको मान रहा हूं मैं, ओ एफ का स्क्वायर। बेस किसको मान रहे हैं, सी एफ का स्क्वायर। ओसी कितना दिया हुआ है 20, तो ये 20 का स्क्वायर। ओ एफ कितना आया 12 का स्क्वायर। सी एफ बेस हमको निकालना है ना। 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस सी एफ का स्क्वायर 144, इधर माइनस में लाओ तो उधर बचा हमारा सी एफ का स्क्वायर। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और
आपका ये 3 में से 1 गया 2, 256 CF का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 256 का, और 256 का रूट कितना होता है 16, और सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर। तो CF हमारा कितना आ गया, ये आ गया 16। और मैंने बताया कि जैसे ही परपेंडिकुलर गिरता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये टुकड़ा बराबर होगा, ये 16 होगा तो ये भी 16 होगा, तो टोटल CD कितना हो जाएगा, हाँ 32 का। सिंस CF इज इक्वल टू FD, क्यों, यहाँ आप लिख सकते हो OF परपेंडिकुलर टू CD, रीजन आप समझ रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए CF इज इक्वल टू FD कितना कितना हो गया, दोनों 16 सेंटीमीटर का। इसलिए आपका जो CD है वो कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करने से या डबल कर देने से किसी एक को, तो CF भी 16 FD भी 16, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। कौन, CD। और क्वेश्चन ने बोला है दोनों कॉर्ड बराबर थे, इसलिए AB भी CD के बराबर होगा 32 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। दोनों कॉर्ड की लंबाई हमने निकाल दी। इसको बढ़िया से नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहे हैं चौथे प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 4। और चौथा प्रश्न जो है वो हमारा इसी 12वें चैप्टर से है, यानी सर्कल एंड टेंजेंट से, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 293, 293 नंबर का पन्ना खोलिए पुस्तक में, ये आपको मिलेगा थ्योरम नंबर 12, थ्योरम नंबर 12, 12वां प्रमेय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, हिंदी में सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर डालते हैं जल्दी से, और बढ़ते हैं फिर अपन अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा हो गया। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, मैं डायग्राम बनाता हूं और इसको प्रूफ करना शुरू करता हूं। सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं, छोटा सा बनाना। ठीक है, सपोज दिस इज सर्कल। सर्कल का, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, तो इसका भी एक सेंटर होगा। दिस इज सेंटर O, है ना, ये है सेंटर ना, ये। ठीक, बाहर में एक पॉइंट है यहां पर ये मान लो। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं A फॉर एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक सर्कल के बाहर में एक पॉइंट हो, एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से 2 ठो टेंजेंट खींचे जाएंगे। टेंजेंट किसको कहते हैं, अब आपका ये सवाल होगा। टेंजेंट एक ऐसी सीधी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट उस लाइन पर भी होगी और उस सर्कल पर भी होगी, वो कॉमन पॉइंट होगा। वही एकलौता ऐसा पॉइंट है जो लाइन पर भी है और सर्कल पर भी है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर छूती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, और जो 2 पॉइंट पे छूती है उसको क्या बोलते हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया, कॉर्ड बोलते हैं। 2 पॉइंट पर छू दिया तो उसी को सीकेंड भी बोलते हैं, उसी को कॉर्ड भी बोलते हैं। लंबी लाइन है, अगर सर्कल के बाहर चली गई, अंदर यानी बाहर से गई, सर्कल को छेदते हुए बाहर चली गई, तो उसको सीकेंड बोलते हैं। और अगर अंदर दिख रही तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड ही सीकेंट है, सीकेंट ही कॉर्ड है, 2 अलग अलग फालतू के नाम आए हैं सिर्फ उसके। ठीक है ना, तो बाहर अगर सिर्फ एक लाइन एक पॉइंट पर टच करती है तो उसको टेंजेंट, 2 पॉइंट पर टच करती है तो चाहे सीकेंट बोलो और चाहे कॉर्ड बोलो, एक ही चीज है। समझ गए ना। तो यहां से हमको इसमें 2 टेंजेंट बनाना है, तो हमने एक टेंजेंट सपोज ऐसा बनाया, ये तो सपोज उसने यहां पे टच किया। अब यहां ऐसा नहीं समझना कि ये टच हो रहा है, जस्ट इमेजिन करिए कि यहां पे टच हुआ, दिस इज पॉइंट P। और दूसरा एक और मैं लाइन बनाता हूं जो उसको यहां कहीं पे टच करेगी, ये यहां टच की, मान लो दिस इज पॉइंट Q। समझ रहे हो ना, अच्छे से समझना, बुक में भी बना है, देख सकते हो, थ्योरम में पन्ना नंबर मैंने बता ही दिया है। ये हो गया। अब इसमें भी हम कुछ नॉलेज यूज करेंगे जो कि इसको बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। अब वो क्या क्या नॉलेज है उसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना, समझेंगे ना। हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहली चीज हमको क्या प्रूव करनी है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल में अगर 2 ठो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, 2 टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये हमको प्रूव करना है, समझ गए ना। तो इनको पहले गिवन बना के कुछ नोट कर लेते हैं। सर्कल
विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। उसके बाद AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स, N है ना, टेंजेंट्स drawn from one same point, A से खींचा गया दोनों लाइन सेम पॉइंट से, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि AP और AQ बराबर होंगे। टू प्रूव AP वाला टेंजेंट किसके बराबर होगा, AQ वाले टेंजेंट के बराबर होगा। ये चीज अपने को प्रूव करनी है। प्रूव करने का अपना एक तरीका है, वो तरीका आप समझिए कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी दो साइड बराबर बनानी हो, ये एक्चुअल में साइड ही तो है ना, लेंथ है मतलब साइड है। दो साइड बराबर बनाने हो या दो एंगल बराबर बनाने हो, कब बराबर होते हैं दो साइड, कब बराबर होते हैं दो एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे दो साइड बराबर बनाने हो चाहे दो एंगल बराबर बनाने हो, तो हमको ये सोचना है कि ये दोनों साइड दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसे और ये दोनों ट्राइंगल में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए। जिन दो साइड्स को इक्वल बनाना है वो दोनों साइड्स अलग अलग ट्राइंगल में फंसते हों और अलग अलग ट्राइंगल में फंसने के बावजूद दोनों साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स हों। आप दोनों ट्राइंगल को पकड़ के कन्ग्रेंट प्रूव कर दीजिए। क्लास 9th में आपने कंग्रुएंसी पढ़ा है, 10वां चैप्टर। दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट बना दीजिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एरिया सेम हो जाएगा। तो अगर आपको दो साइड्स इक्वल करना है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड्स अलग अलग ट्राइंगल के दो ठो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपस में। दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट बनाइए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड CP/CT से वैसे ही बराबर हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। तो हमको इस साइड को एक ट्राइंगल में फंसाना पड़ेगा, इस साइड को दूसरे ट्राइंगल में फंसाना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो CP/CT से दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें दो ठो ट्राइंगल दिखने चाहिए, तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन कैसे करें कि दो ठो ट्राइंगल बन जाए। तो कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है, A को और इस सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AO। डॉटेड लाइन से करो चाहे डार्क लाइन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन AO। दूसरी चीज ज्वाइन OP और OQ, तभी तो दो ठो ट्राइंगल बनेंगे। तो हमने इस P को O के साथ ज्वाइन कर दिया, इस Q को भी O के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन AO एंड OP एंड OQ, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, ये टेंजेंट ऐसे आ रही थी, इसने सर्कल को कौन से पॉइंट में छुआ था, P पॉइंट पर, और सेंटर से हमने ये लाइन इसी P पॉइंट तक ड्रॉ किया है। और P पॉइंट कहाँ है, इस सर्कल पर भी है, इस लाइन पर भी है। दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टेक्ट पॉइंट। आप इस चैप्टर का लेक्चर देखिए मेरे चैनल पर, मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं जल्दी ही, तो आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल क्या है स्टोरी। दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल में भी है, टेंजेंट में भी है, और इसी पॉइंट में हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो OP और OQ क्या हो गए, रेडियस। एक सर्कल के सभी रेडियस बराबर होते हैं। हमारा टारगेट है इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रेंट बनाना। कौन से दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है APO, ये दिखा APO पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है AQO, दिखा ये दूसरा ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट बना दीजिए, ये साइड करस्पॉन्डिंग है, CP/CT से बराबर हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। अब एक चीज और इसमें समझिए, ये आपने ये अगर ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये थ्योरम जब आता है उससे पहले थोड़ी बहुत डिटेल और आती है एग्जाम्पल में और थ्योरी में। वो वहाँ पर आपको टीचर पढ़ाते हैं कि जब भी आप सेंटर से कॉन्टैक्ट पॉइंट का मीनिंग मैंने भी आपको बता दिया। सेंटर से कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जब आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
90 परपेंडिकुलर होता है रेडियस। कांटेक्ट पॉइंट पर अगर आपने रेडियस ड्रॉ किया है, कांटेक्ट पॉइंट किसको बोलते हैं? वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को छूता है, यानी वो पॉइंट सर्कल पर भी होता है, टेंजेंट पर भी होता है। अब अगर उसी कांटेक्ट पॉइंट को आपने सेंटर से जोड़ दिया, यानी रेडियस ड्रॉ किया, सेंटर से आपने रेडियस ड्रॉ किया कांटेक्ट पॉइंट पर, तो कांटेक्ट पॉइंट पर ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ, याद रहेगा। इसी तरह से यहां पर भी ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो ना, अब हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं, प्रूव करते हैं। स्टोरी मैंने आपको समझा दी, अब खाली हमारा काम प्रूव करना है। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, ठीक है। नंबर 1 ध्यान से देखो, एक एंगल 90 इसमें, एक एंगल 90 इसमें, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो एंगल P इस ट्राइंगल में और एंगल Q इस ट्राइंगल में क्या है? दोनों ईच 90 डिग्री, दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री के हैं, दोनों एंगल 90 के हैं, समझ गए ना। दूसरी चीज देखो, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल की बात हो रही है APO की। इस 90 के सामने ये है AO, तो इसके लिए ये हाइपोटेनियस हो गया हमारे APO ट्राइंगल में, AO हाइपोटेनियस है। इस ट्राइंगल में देखो ये 90 के सामने यही दोबारा साइड फंस गई AO, तो इसमें भी यही हाइपोटेनियस है AO कॉमन भी बोल सकते हो, हाइपोटेनियस भी बोल सकते हो। AO दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन बोल सकता हूं, कॉमन दोनों लिख देता हूं, हाइपोटेनियस। दोनों के लिए हाइपोटेनियस है और कॉमन भी है, बराबर। दूसरी चीज, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ये रेडियस पहले ट्राइंगल में फंसा और ये वाला रेडियस दूसरे ट्राइंगल में फंसा। रेडियस की वैल्यू तो सेम होती है एक सर्कल के लिए, इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। OP और OQ रेडियाई, इसलिए बराबर होंगे, समझ आया। अब ध्यान से देखो, दिस इज राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज वन साइड, तो RHS एक क्राइटेरिया होता है कंग्रुएंसी बनाने का, उससे ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल APO इज कन्ग्रुएंट। ये कन्ग्रुएंट की निशानी, अगर सिर्फ ये चिड़िया बैठाओगे तो सिमिलर, इक्वल के ऊपर चिड़िया बैठाओगे तो कन्ग्रुएंट। AQ कन्ग्रुएंट हो गए। रीजन कौन सा लगाया हमने? बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस वन साइड कंग्रुएंसी, जी ठीक है। और जैसे ही दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हुए, उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड CP/CT से बराबर हो गए, तो इस ट्राइंगल का हम कौन सा साइड ले लें? AP, और इस ट्राइंगल का कौन सा साइड ले लें? AQ, बराबर हो गया। देयरफॉर AP इज इक्वल टू AQ, यही चीज प्रूव करनी थी। और रीजन क्या देंगे? बाय CP/CT, याद करिए, नहीं तो लेक्चर देखिए डिटेल के लिए। ये प्रूव हो गया। ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन चूंकि हमारे कंस्ट्रक्शन से आया है, यानी अगले चैप्टर से आया है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्शन वाला है, 13वें चैप्टर से है, और ये आपका पेज नंबर 321 ट्राई दिस के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये मैं अभी डिटेल से आपको दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले कि इसको हम शुरू करें पांचवा क्वेश्चन, आपको भाई ये बता देते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और बोर्ड में इजीली बनेगा नहीं, इसलिए इसको मैं पेपर कॉपी में बनाऊंगा, बढ़िया से आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, तो उसको हम बोर्ड में नहीं बनाएंगे, कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। पूरे क्वेश्चंस देखिए, अच्छे से बनाइए, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट्स। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके रखिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपके डाउट हो, कमेंट करके पूछे, हम आपका जवाब देंगे। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन इसको कॉपी में बनाएंगे, और बेस्ट ऑफ लक, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग पेपर पेन से बनाएंगे, पेपर पेंसिल से बनाएंगे, ड्रॉ करके बाकायदा कंस्ट्रक्ट करके। तो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है।
construct a circumcircle for triangle ABC where AB is equal to BC is equal to CA is equal to 6 centimeter. Write steps of construction also. तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो उन्होंने बोला है पहला कि आपको एक सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल एबीसी के लिए। कोई ट्राइंगल होगा एबीसी और ये ट्राइंगल कैसा होगा, देखो ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, और सबका मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं? तो आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा जो ए बी सी ट्राइंगल है वो कैसा बनेगा? इक्विलेटरल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना करके उसमें हमको क्या बनाना है? सर्कम सर्कल। ठीक है, तो सर्कम सर्कल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के बाहर से पास होता है, यानी एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो होते हैं ए बी सी कोने, उन तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जो सर्कल पास होती है बाहर से, ट्राइंगल अंदर दिखेगा सर्कल बाहर, तो ऐसे सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन हमको करना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको स्टेप्स लिखने कि आपने कौन कौन सा काम कब कब किया और कैसे कैसे किया, उसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अच्छा, बाकी के क्वेश्चनों की तरह मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका एकलौता क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके किसी एक्सरसाइज या किसी एग्जाम्पल से नहीं आया है। ये क्वेश्चन आपके ट्राई दिस से आया। मैं आपको बुक में नज़ारा करवाता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए, मैं आपके सामने बुक दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आपके सामने बुक मौजूद है। यहाँ पर देखिए, ये ट्राई दिस है। ट्राई दिस में हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल फॉर ट्राइंगल एबीसी। इसमें से उन्होंने आपसे इन सर्कल नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है? सर्कम सर्कल। सिर्फ आपसे सर्कम सर्कल पूछा गया है, ये सर्कम सर्कल, इन सर्कल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल का आपको कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल एबीसी के लिए। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चन में से उन्होंने ये सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है। एक ऐसा ट्राइंगल एबीसी जिसमें ए बी बी सी सी ए 6 सेंटीमीटर है, और इसमें साथ में उन्होंने ये भी पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बुक में इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों बनाने का है। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के बाहर से जाता है, और इन सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के अंदर से जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख जाएगा, ये वाला सर्कल देखिए, ये दिख रहा है, ये अंदर सर्कल बना हुआ है, अंदर ये। ठीक है, इसको इन सर्कल बोलते हैं ट्राइंगल के अंदर, और एक सर्कल ट्राइंगल के बाहर से अगर ऐसे जाएगा उसको सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो हमको सर्कम सर्कल बनाना है इसके लिए। तो इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन हालांकि आपके असाइनमेंट में नहीं आया है, वेयर विल द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर बी लोकेटेड, यानी उनके सेंटर कहाँ कहाँ होंगे जब ये दोनों फिगर बनेंगे। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा, सिर्फ हमको कंस्ट्रक्शन करना, उसके स्टेप लिखने हैं। अब ये ट्राई दिस का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज नंबर 3 से जस्ट ऊपर दिया हुआ है, और ये आपका पेज नंबर है, देखिए 321, 321 नंबर पेज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे, जो कि कैसा होगा? सेम साइड वाला ट्राइंगल क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का तरीका देखिए। अब इसको बोर्ड में बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, तो बाकायदे नाप के हम यहाँ पर बनाएंगे मेजरमेंट करके। तो वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको इसको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में स्केल रखेंगे, और स्केल में हमको सभी साइड कितने के लेने हैं? 6 सेंटीमीटर के। तो मैं यहाँ पर एक साइड 6 सेंटीमीटर का नाप लूँगा। अच्छे से देखेंगे आप लोग, ताकि आपको अच्छे से क्लियर कट चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इधर हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर की लंबी एक लाइन खींच लेता हूँ, 0 से 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज़ आवर लाइन। ठीक है, अब पहले हमारा काम है ट्राइंगल बनाना एबीसी। ये भी हम कंस्ट्रक्शन करके ही बनाएंगे। ठीक है, इसका अपन कुछ नाम रख देते हैं, ए बी रख देते हैं, बी सी सी ए कुछ भी। तो मैं इस लाइन का नाम ए बी रख दे रहा हूँ, और इस ए बी का मेजरमेंट हमने कितना लिया है? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे अपन क्या करेंगे। ओके, लाइन खींचने के बाद अब ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, याद रखिएगा। दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। उसके बाद हमको ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम अपना प्रोटेक्टर उठाएंगे, ये आपका डिवाइडर। ठीक है, इसको कंपास बोलते हैं अपन। तो कंपास को लाइन के किसी भी एंड में, चाहे ए में चाहे बी में, आपको रखना है।
तो सबसे पहले मैं इसको ए में रखता हूँ ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको रख करके आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट ए में रखते हैं, ये ए में, ठीक है। और इस लाइन का आधे से ज़्यादा आपको आर्क लेना है, ठीक है ना। तो मैं भी थोड़ा सा आपको डार्क वगैरह दिख रहा है तो मैं इसको करेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने ए पर रखा, लाइन के आधे से ज़्यादा, देखो इस लाइन का हाफ पोर्शन यहाँ कहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने रेडियस लिया, इतना फैलाया हमने अपने कंपास को, और एक आर्क अपन यहाँ पे खींचेंगे ऐसे, ये खींच ली ऊपर में आर्क। अब इसको उठा करके अब हम बी पर रखेंगे। ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हमको ट्राइंगल बनाना है सबसे पहले ना, तो उसका तरीका ये नहीं है। एक मिनट देखिए, इसको हमको करना ये है कि हमको पूरा ये ट्राइंगल ऐसा बनाना है जिसके सभी साइड 6 सेंटीमीटर के होंगे। तो हमको ना अपने इस कंपास में 6 सेंटीमीटर का रेडियस भरना है। तो हम इसको यहाँ पे रख करके ऐसे फैलाएंगे और ये पूरा लाइन की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो ये पूरा देखिए, ये पूरा 6 सेंटीमीटर का रेडियस हम लोग अपने कंपास में भर लेंगे, ये पूरा। ओके, अब बी पर रख करके एक आर्क यहाँ पर हम ऐसे खींचेंगे और ए पर रख करके सेम टू सेम इस आर्क को हम कट कर देंगे। ये जहाँ पर कट हुआ सिर्फ उतना ही पॉइंट हमको चाहिए, बाकी का एक्स्ट्रा लाइन हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उसके बाद इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं ए से और बी से, ठीक है। जहाँ पर कटा है उसको इस ए पॉइंट के साथ मिला करके हम ज्वाइन करेंगे, ये कटिंग वाली पॉइंट, ये ए पॉइंट, इनको बाकायदे बढ़िया से मिला के स्केल से आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, ये ठीक है। और इसी तरह बी के साथ भी इनको हमको ज्वाइन कर लेना है, ये तो बी के साथ भी ये ज्वाइन हो गया, ए के साथ भी ये ज्वाइन हो गया। ये जो पॉइंट था इसका नाम हमने रख दिया सी, हमारा ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल तैयार हो गया। इस ट्राइंगल की खासियत ये है कि इसका ए बी भी 6 है, बी सी भी 6 है और ए सी भी 6 ही होगा। नाप के भी आप देख सकते हैं, बाकायदा आपको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से मिलता जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ नाप के दिखाता हूँ, ये देखो 6 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा, यहाँ सी से लेके ए तक 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से सी से लेकर के बी तक भी आपको 6 सेंटीमीटर ये पूरा मिल जाएगा, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब हमारा ये ट्राइंगल बन गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सरकम सर्कल बनाना है। सरकम सर्कल बनाने का तरीका ये है, अच्छा इसमें ना हमको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलना है, तो यहीं पर साइड में ना हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलेंगे ताकि दोनों काम हमारा एक साथ हो जाए, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट हमने क्या किया है, हमने ये ट्राइंगल बनाया, तो शॉर्टकट में हम इसको लिखेंगे, हम बहुत सारे स्टेप नहीं बनाएंगे ट्राइंगल बनाने को, अपन डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग क्लास 10th में हैं, ड्रॉ ए ट्राइंगल या ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ड्रॉ एन, ये ई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप देखिए अपन क्या करने वाले हैं, उसको फिर यहाँ हम नोट कर लेंगे। तो मेरे साथ में स्टेप भी आप लिखते चलिए, तो आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी है कि आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। अच्छा, अब हमारा टारगेट है सरकम सर्कल बनाना। सरकम सर्कल बनाने का तरीका ये है कि ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड को आप पकड़ेंगे, चाहे आप ये साइड ले लीजिए, ये साइड ले लीजिए, 2 साइड, एक ये, चाहे आप इसको ले लो, इसको ले लो, चाहे आप इसको किसी को भी ले लो, ठीक है। तो हम कोई से भी 2 साइड ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको खींचना है लाइन का। जैसे एक लाइन ये लिया मैंने, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, दूसरा लाइन ये लिया तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो इस लाइन के ठीक बीचों बीच जाएगी, जहाँ से भी जाएगी वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, बीचों बीच, यानी मिड पॉइंट का उधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, वहाँ से जाएगी। दूसरी जो लाइन जाने वाली है ऐसे, वो इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगी, इसलिए उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। एक तो परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री, दूसरा इस लाइन को बाइसेक्ट कर जाएगी, यानी 2 बराबर बराबर
पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी, दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट जाएगी, इसलिए उसको बाइसेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं किसी भी दो लाइन का खींच लेता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक मैं BC का बना लेता हूँ, एक मैं AB का बना लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका देखो, अभी मैं BC का बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अच्छे से देखना ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। B में मैंने रखा, आधे से थोड़ा ज़्यादा आर्क हमको लेना है, जैसे इसका हाफ इतना होता, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, ये देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा हम इसको ले लेते हैं, आधे से ज़्यादा दिख रहा है। मैंने BC का हाफ पोर्शन यहाँ कहीं आएगा जहाँ मैंने 6 लिखा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसको हमको क्या करना है कि एक आर्क हम इस तरफ ऐसे काटेंगे हल्का सा, ठीक है, और एक आर्क हम इस तरफ काटेंगे ऐसे हल्का सा, ठीक। कहाँ रखा हूँ, B पर। अब इसी को उठाना है, बिना रेडियस चेंज किए आपको C पर रखना है, C, ठीक है। अब थोड़ा सा डार्क होगा तो आप उतना पैनिक महसूस नहीं करेंगे। ये C पर आपको बढ़िया से रखना है, इधर उधर ये हिल रहा है, ठीक है। ये C पर रखे हम, जो आर्क हमने पहले खींचा था, ठीक है, उन आर्क को हमको वापस से कट करना है। जैसे इस आर्क को हमने ये कट किया, दिख रहा है, हिल गया थोड़ा सा, ऐसे रख के मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और इसको भी हमने ऐसे कट कर दिया, दिख रहा है ना, एक इधर कट किया इसको और एक इधर कट किया इसको C पर रख करके। तो ये हमारा कटिंग हो गया। उसके बाद जहाँ भी दोनों आर्क कटे हैं उनको मिला करके एक लाइन यहाँ पर हम खींच देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आप चाहें तो इसको डार्क लाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो डॉटेड लाइन बना सकते हैं, आपके मूड के ऊपर है। मैं इसको डॉटेड लाइन ऐसे बना देता हूँ, डॉटेड, ताकि पता चले कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी कि ये इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना करके जाएगी। आप प्रोटेक्टर रख के नापोगे, आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, ये जो लाइन है इसके ठीक बीचों बीच जाएगी, यहाँ पर बीचों बीच, यानी इस पॉइंट से C पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम है, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसका कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नाम रख दिया P, इसने P पॉइंट पर काटा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये AB या BC वाली लाइन कितने की थी, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, 6। तो ये आपको ठीक देखो 3 सेंटीमीटर पर ये P पॉइंट मिलेगा, दिख रहा है ना, 3 सेंटीमीटर पर बिल्कुल बीचों बीच जाएगी, और दूसरा ये एंगल भी 90 डिग्री का बना के जाएगी, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। देखो ये इस प्रोटेक्टर का निशान है जहाँ पर आपको लाइन मैच करनी होती है। तो यहाँ मैं इसको ठीक ये ऐसे रखता हूँ, ये ब्लैक लाइन के पीछे हमारी पेंसिल वाली लाइन ऐसे छुप जाएगी, और आप देखोगे कि एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बनता है। ये देखिए, ये ठीक लाइन कहाँ आई है, बिल्कुल 90 डिग्री में, दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी मिस नहीं है, 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसी तरह हम AB का बना लेते हैं, किसी भी दो साइड का हमको बनाना होता है। तो AB का बनाने का तरीका वही है, सेम टू सेम। अब सभी लाइनें बराबर थी 6-6 की, इसलिए मैंने यहाँ पर जो मेजरमेंट लिया था इसका भी वही मेजरमेंट होगा, आधे से ज़्यादा। तो B पर रख करके आधे से ज़्यादा रेडियस ले करके एक आर्क हम इधर खींच लेते हैं, एक आर्क हम इधर खींच लेते हैं, ये, और सेम टू सेम A पर रख करके इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो मैं इसको A पर रख करके काट रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिए, ये A पर हमने रखा, इसको यहाँ काटा, दिख रहा है, और इसको यहाँ पर काटा, ये दोनों कटे, जहाँ पर दोनों कटे हैं दोनों को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। और इसको मैं अब चेक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने एक का आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इनको अब हम मिला देते हैं डॉटेड लाइन से ऐसे, आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन से भी मिला सकते हैं, डार्क लाइन से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आपस में कटते हैं, ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, O पर, तो इसका नाम मैंने O रख दिया। ये है हमारा जो सर्कल बनने वाला है उसका सेंटर, समझ गए, ये सेंटर मिल गया। अब रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस कौन सा लेते हैं, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के दो ठो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, उसके बाद
जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कटेंगे वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का, वहाँ पर आप रखेंगे और ध्यान से देखिए यहाँ रख करके अब आपको रेडियस लेना है। रेडियस क्या नापेंगे, यहाँ से आप चाहें तो ओ सी, ये देखना है ना, ओ से लेके सी तक मैंने नाप लिया। ध्यान से देखो, ओ पर मैंने नोक रखा है और सी तक पेंसिल है, ओ सी, ये रेडियस भर गया इसमें। सेम रेडियस आप देखो ओ ए बन जाएगा, दिख रहा है ना, ओ से ए भी वही डिस्टेंस है। सेम रेडियस आप देखिए ए ओ से बी का, ए ये देखो दिख रहा है ओ से बी, सेम टू सेम। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर पेंसिल खसकेगा तो गड़बड़ दिखेगा, अदरवाइज सेंटर में मैं रखूंगा तो बिल्कुल आएगा ओ बी पर, दिख रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर रख करके कोई भी एक रेडियस ले लें, चाहे ओ ए ले लें, चाहे ओ सी ले लें, चाहे ओ बी ले लें, और बस यहाँ से अब आप सर्कल बनाना शुरू कर सकते हैं। हिलेगा थोड़ा बहुत अगर मेरा ये प्रोटेक्टर, सॉरी ये आपका क्या कहते हैं इसे, कंपास, तभी थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, अदरवाइज सर्कल बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो ये आपका सर्कल बनने जा रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे, मेरा थोड़ा सा लगता है हिल गया है तो एक कोना थोड़ा बाहर जाता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। ये हो सकता है कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर उधर हो गया हो, लेकिन आप देखेंगे कि ये आपका बी पॉइंट भी, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट भी और ये आपका सी पॉइंट भी, तीनों इसी सरकमफ्रेंस पर आएगा ऐसे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आप बना के देखिए। अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक चल जाएगा लेकिन आप नाप के बनाएंगे एग्जैक्ट बनेगा। अब सबसे पहला काम हमने ट्राइंगल का किया, उसके बाद जैसे ही ट्राइंगल बन गया फिर हमने किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन साइड। कौन कौन से दो साइड पर बनाया, एक मैंने बनाया ए बी पर ये, और एक मैंने बनाया बी सी पर, ठीक है। तो मैंने बोला ए बी वाला जो है ये बी सी वाला पी पॉइंट पर काटता है और ए बी वाला मान लो ये क्यू पॉइंट पर काटता है, क्यू, ये, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों साइड के नाम मैंने लिख दिए, विच इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू एंड बी सी एट पी, ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम बना लेते हैं, हमारे दोनों परपेंडिकुलर कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट हुए, ओ पॉइंट पर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। चौथा पॉइंट बना लेते हैं, टेक ओ एज ए सेंटर। हमने ओ को सेंटर माना और कोई भी रेडियस लिया, ओ ए, ओ सी, ओ बी, टेक ओ एज ए सेंटर विथ रेडियस ओ ए या ओ बी या ओ सी एंड ड्रॉ ए सर्कल which passes through all three vertices A, B and C। एक ऐसा सर्कल हमने ड्रॉ किया जो A, B, C तीनों वर्टेक्स से पास होता है, समझ गए। ये थोड़ा बहुत अगर नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको खिसका दिया, आप आराम से देख के इसको नोट कर सकते हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया लेकिन आपको मैंने डिटेल से बताया है कैसे करना है, तो बस इतना ही लिखेंगे आप। सो दिस इज़ अवर सर्कल, दिस इज़ अवर कंस्ट्रक्शन, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए, नीचे आपको सारे सब्जेक्ट के लिंक मिल जाएंगे असाइनमेंट के, और मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन है उसको खाली आप लोग किसी का देख के नहीं छापेंगे, ठीक है। आपको समझ समझ के बनाना है, ताकि यही क्वेश्चन अगर बोर्ड परीक्षा हुआ और आ गया तो फिर आप कैसे करोगे,
बाकी सब्जेक्ट तो आप रट के चले जाओगे, मैथ्स तो आप रट के नहीं जा सकते ना, मैथ्स तो प्रैक्टिस का नाम है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस के साथ जानिए, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए आप अपने तरीके से, और उसके बाद ही इनको बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे और सभी अच्छा मैथमेटिक्स बनाएं। ठीक है, और हमारे चैनल पर लगभग सारे आपके जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं वो ऑलरेडी डले हैं, तो आप जा कर के डिटेल लेक्चर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के और सारे चैप्टर्स के, नॉट सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स के। तो वहाँ पर भी जा कर के आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।